अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। 2 मार्च 2024 हफ्ते का सैटरडे का दिन है। मैं समझता हूं कि आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जिसे देखना होगा, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान भर में एहतजाज कर रही है इलेक्शन की मैसिव रिगिंग के खिलाफ। आपको याद होगा कि अब से 2 ढाई दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम भिजवाया था कि लोगों को और तहरीक इंसाफ को हफ्ते के दिन एहतजाजी पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे करने चाहिए पूरे पाकिस्तान में। इस हवाले से एक बहुत बड़ा स्केड्यूल जो है वो तहरीक इंसाफ ने दे दिया है। मैं भी कुछ ट्वीट्स आपसे शेयर करूंगा जबरान इलियास साहब का, जो सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ द स्केड्यूल, जिसमें कम से कम पूरे पंजाब का स्केड्यूल जो है वो दिया गया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पंजाब ही नहीं है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, कराची है, हर जगह जो है वो मुजाहरे करने का ऐलान जो है वो किया गया। और ये मेरा ख्याल है कि दिन में दोपहर के बाद 4 बजे, अक्सर जगहों पे 4 बजे का ही टाइम है मुजाहरे करने का। तो मैं भी आपके साथ वो स्केड्यूल वाला भी शेयर करता हूँ। लेकिन मुजाहरों के हवाले से और प्रोटेस्ट के हवाले से मैं एक पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मैंने पिछला व्लॉग किया उसमें उसमें किसी एक साहब ने कमेंट किया, मुझे उनका नाम भूल रहा है, लेकिन मैंने उनका कमेंट पिन किया था। बड़ी हैरानगी की बात है कि मैंने उनका कमेंट पिन किया अपने यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इस वक्त मैं वो कमेंट पढ़ना चाहता था, आपको दिखाना चाहता था, लेकिन वो पिंड कमेंट जो है वो मेरे ही यूट्यूब से गुम हो गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा लोगों ने कहा है कि मेरा कमेंट, मैंने 2 दफ़ा कमेंट किया, मेरा कमेंट गुम हो गया, मेरा कमेंट जो है वो डिलीट हो गया, मेरा कमेंट कहाँ चला गया। वो ये समझते हैं कि शायद मैं उनके कमेंट जो है वो डिसअपियर करवा रहा हूँ या डिलीट कर देता हूँ, गुम कर देता हूँ। यकीन माने अगर मैंने किया हो तो मुझे पता हो, बहुत ही किसी ने गालियाँ लिखी हो नंगी नंगी, तो वो कोई कमेंट मैंने किसी का कभी डिलीट किया हो, वो भी बहुत ही शाज़ो नादर। बहरहाल ये अभी तो मैं खुद हैरान हूँ कि ये कमेंट जो है उनका कहाँ चला गया। उन साहब का बहुत लंबा उन्होंने एक कमेंट लिखा था और अभी मुझे नहीं मिल रहा। मैंने सारे चैनल्स को देखा है अपने, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। उसमें उनका कहना ये था, वो मुझसे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के अंदर कांग्रेस को एंगेज करें, खत लिखें, जैसे ग्रेग कसार का खत था। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, 5,000 से ज़्यादा तो ईमेल मैसेजेस जनरेट किए। बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने अपने कांग्रेसमैन से, अपने सेनेटर से मुलाकात की, उनसे जूम मीटिंग की, उनकी कंग्रेशनल टीम्स के साथ मीटिंग की, उनको उन्होंने प्रेस अपॉन किया। तो ये जो साहब थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के, उनका ये कहना था कि सब कुछ चूंकि अमेरिका ही करवा रहा है और नजर आ रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पाकिस्तान ने रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया है और ये मगरब का ये प्लान है, और इसमें यहाँ पर प्लीड करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा और पाकिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहिए। एक तो उनकी बात से ये तासुर ऐसा था जैसे कि किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ना किए जाए। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी भी स्टेज में कभी भी ये कहा हो कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैंने, और ना ही मैंने कभी किसी को कहा है कि लोगों को निकल के वायलेंस करनी चाहिए। मैंने हमेशा ये समझा है और हमेशा ये कहा है कि प्रोटेस्ट पाकिस्तान में जितने बड़े हों, जितने ज्यादा हों, जितनी ज्यादा दफा हों, जितने मौसर हों, उतना ही उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि एक मल्टी स्ट्रेटेजिक, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी होगी। जैसा कि खुद जब गौहर खान ने भी कहा है, मैं भी रऊफ हसन साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम से कम 3 किस्म की स्ट्रेटजी है। एक हमारी स्ट्रेटजी है इस इलेक्शन जो रिगिंग हुई है इसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर, एक हमारी स्ट्रेटजी लीगल है अदालतों के अंदर, और एक हमारी स्ट्रेटजी सड़क के ऊपर है लोगों के साथ, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी है, इसी तरह इसकी एक ग्लोबल स्ट्रेटजी भी है कि एक स्ट्रेटजी पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर से दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इस इलेक्शन को रद्द कर दिया है, या पाकिस्तान के लोग कितनी बड़ी तादाद में इलेक्शन में निकले, या पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की फीलिंग पाई जाती है, पाकिस्तान की अदालतों में क्या हो रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या डिबेट हो रही है, इसको दुनिया बाहर से देख सके। यही वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान की जो पावर्स हैं, चौधरी निजामुद्दीन का जो पूरा सिस्टम है, उसने पाकिस्तान का ट्विटर बंद किया हुआ है, बिकॉज ट्विटर पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और दुनिया के दरमियान सबसे पावरफुल, सबसे क्रेडिबल और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कनेक्ट है, कोई ब्रिज है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो ट्विटर है। इसीलिए उन्होंने इसको बंद किया हुआ है। तो बहरहाल एक पाकिस्तान के अंदर की स्ट्रेटजी है, दुनिया को नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टर्बेंस है, गुस्सा है, रिजेक्शन है इस पूरे इलेक्शन की, और ये जो पूरी हुकूमत चोरों डाकुओं की बनाई गई है इसकी रिजेक्शन है। दूसरी वो स्ट्रेटजी है जो वाशिंगटन के अंदर, लंदन के अंदर और दुनिया भर में होनी चाहिए, जहां पर आप एंगेज करें। और इस स्ट्रेटजी से पहले जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वो कमेंट लिखा, और आप सबके लिए मैं एक बात बड़ी फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूं, अमेरिका किसी एक शख्स का नाम नहीं है, अमेरिका की किसी प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, अमेरिका किसी एक पार्टी का नाम नहीं है। इसी तरह मगरब जो है उसका एक पूरा एक सिस्टम है, ये एक यूनिवर्स है, और इसमें अमेरिका या अमेरिका की हुकूमत या अमेरिका की प्रेसिडेंसी या CIA या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या यहाँ की कोई स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के चंद लोग या फॉरेन अफेयर्स के लोग जो हैं, ये कोई एक सिंगल इकाई नहीं है।
अमेरिका कोई मोनोलिथ नहीं है, पाकिस्तान भी मोनोलिथ नहीं है। अब पाकिस्तान की हुकूमत और निज़ाम तो यहाँ अमेरिका में ये बता रहा है ना कि हमने हुकूमत बना ली है, इलेक्शन करवा लिए हैं, करोड़ों लोग निकले हैं। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी जेनेवा में ह्यूमन राइट कमेटी को वहीं ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन हुए। तो पाकिस्तान पे जिन लोगों का कब्जा है, जिन इंटरेस्ट का, वो भी अपने आप को पाकिस्तान बन के दुनिया को दिखाते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर की एक इकाई है जिन्होंने 80-90% पाकिस्तान को इस वक्त डिसइनफ्रेंचाइज किया हुआ है। इसी तरह अमेरिका कोई एक सिंगल मोनोलिथ और इकाई नहीं है। अमेरिका के अंदर डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग एग्जिस्ट करते हैं, और उसके दरम्यान में एक बहुत मौसर पावरफुल जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है, वो अमेरिका की प्रेसिडेंसी है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका हम देखते और समझते हैं कि उसका, और बड़ा वाज़ेह हो चुका है जब तक अब आप जब इसकी स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग देख रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, किस तरह से उनके कमेंट आते हैं इतना बड़ा ड्रामा होने के बाद, तो आपको क्लियरली ये नजर आने लग जाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान के अंदर, यानी जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, उसके साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सेंटर है। वो पूरा अमेरिका नहीं है। अमेरिका की सेनेट एक और इकाई है, अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक और इकाई है। अमेरिका के ज़राए अबलाग ने बहुत खुल के ये लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, इसी तरह से बरतानिया में बीबीसी ने, डुशेवेले ने, जर्मनी से फाइनेंशियल टाइम ने, गार्डियन ने, इन सब ने बहुत खुल के लिखा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव रिगिंग हुई है। तो मीडिया एक डिफरेंट किस्म का प्लेयर है, इसी अमेरिका के लोग एक डिफरेंट प्लेयर हैं, यहाँ के एनजीओज जो हैं वो एक डिफरेंट प्लेयर हैं। इसलिए एक जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी है पीटीआई की, इसी तरह पाकिस्तान के लोगों की एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी होगी, जिसमें आप कांग्रेस को एंगेज करेंगे, सेनेट को एंगेज करेंगे, ज़राए अबलाग को एंगेज करेंगे। इसके हवाले से मैं चंद चीज़ें अभी और आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले लेट मी शेयर दैट ट्वीट, ताकि मैं आपको लोकेशंस कम से कम बता दूं। ये स्क्रीन शेयरिंग करके ये ट्वीट तो इसे कहते हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं ये ट्वीट आपको दिखाऊं। ये जिब्रान इलियास साहब, मेरा ख्याल है वो यहीं होते हैं अमेरिका में, शिकागो में। ये इनका ट्वीट है, इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको अभी रीट्वीट भी मैं इसको कर दूंगा। ये मैंने रीट्वीट इसको कर दिया है, ठीक है ना, अभी आपके सामने मैंने इसको रीट्वीट कर दिया, ठीक है। इसमें कम से कम ये सिर्फ पंजाब की हद तक है, वो कि कराची के अलग ट्वीट्स हैं, लेकिन अगर मैं सारे दिखाने लग जाता तो मुश्किल हो जाता ज़रा। सेंट्रल पंजाब में 11 मुकामात के ऊपर तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है 4 बजे के हिसाब से। वेस्ट पंजाब में 7 जगहों पे दी है। नॉर्थ पंजाब में 9 या 10 जगहों पे दी है। साउथ पंजाब में भी 9 या 10 जगहों पे प्रोटेस्ट की कॉल दी है, और ये 4 बजे। इसी तरह कराची में भी कॉल दी है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कॉल है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ये भी शेयर करूँ कि मुझे ये पता चला है कि आईएमएफ की जो टीम वॉशिंगटन के अंदर है, वो एक पसूड़ी और एक कंफ्यूजन का शिकार है, बिकॉज उन्होंने अपनी एक असेसमेंट की है मुख्तलिफ ज़राए से, उन मीटिंग्स भी कर रहे हैं। उनको ये समझ आया है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हुए हैं वो बिल्कुल ही मैसिवली रिग्ड हैं, और उनकी कोई इखलाकी कानूनी हैसियत नहीं है, और पाकिस्तान में जो सियासी ढांचा खड़ा किया गया है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। वो परेशान है कि करना क्या है। ये अंडरस्टैंडेबल है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी, बिहाइंड द सीन्स, ऑफ कोर्स पब्लिकली नहीं, और आईएमएफ की बाजू मरोड़ी जाएगी। और जाहिर है कि आईएमएफ एक टूल है, और अगर आईएमएफ अमेरिका का टूल ना होता तो उसका ऑफिस वाशिंगटन की बजाय हो सकता फिर बीजिंग में होता, कहीं पेरिस में होता, लंदन में होता, बर्लिन में होता, मॉस्को में होता, कहीं होता, कहीं और ही होता। तो जाहिर है अगर वो उसका हेड ऑफिस ही वाशिंगटन में प्रेसिडेंसी से कुछ फासले में है, स्टेट डिपार्टमेंट के करीब है, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक डिजाइन जो था पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर का वो था क्या। लेकिन आईएमएफ की टीम प्रोफेशनली परेशान है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो बहुत गंदे हैं। और इसका क्या मतलब है कि हम आईएमएफ का एक और प्रोग्राम अगर इनको देते हैं, अगले प्रोग्राम की बात हो रही है। एक तो प्रोग्राम ऑलरेडी पाकिस्तान का चल रहा है, जिसमें गालिबन अभी भी पाकिस्तान को 1.1 मिलियन की $2 मिलियन जो है वो, बिलियन डॉलर्स जो है वो मिलने। लेकिन अभी अगले प्रोग्राम के बारे में वो कंफ्यूजन है। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वंस अगेन कि पाकिस्तान 2-3 किस्म की चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए, और इस पर सोचें आप लोग खुद, मेरे ऊपर ही ना खाली जाएं। पहली बात यह है कि पाकिस्तानी, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ट्राई स्टेट एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मैरीलैंड के अंदर, वर्जीनिया के अंदर, डीसी के अंदर, करीबी जो स्टेट्स हैं वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। आईएमएफ के बाहर और प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। आईएमएफ के बाहर तो सारी दुनिया आके प्रोटेस्ट करती है। यहाँ तो जो 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 ग्लोबल साउथ है वो कई दफ़ा प्रोटेस्ट करता है, वो आईएमएफ के खिलाफ, डब्ल्यूटीओ के खिलाफ तो मुजाहरे होते ही हैं हमेशा। बहुत ही एक ज़बरदस्त शानदार तमीज़ का मुजाहरा जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को आईएमएफ के बाहर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसमें कम से कम 500, 700, 800, 1000 लोग हों, बड़े कलरफुल तरीके से आएँ, अपने साथ बाकायदा ड्रम और म्यूजिक लेके आएँ। जिस तरह से आप डब्ल्यूटीओ के खिलाफ जो मुजाहरे देखते हैं यूरोप के अंदर, तो लोग उसमें कलरफुल कपड़े भी पहनते हैं, वहाँ पे आके रक्स भी करते हैं, अपने साथ ड्रम भी लेके आते हैं, वो गीत और म्यूजिक भी लेके आते हैं, फिर वो वहाँ पे तकरीरें भी करते हैं।
तो यहाँ पे आईएमएफ के सामने अपना बकायदा एक मेमोरेंडम बना के लाएं। उस मेमोरेंडम के साथ दुनिया की तमाम पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर जो दुनिया भर के जराए ब्लॉग ने रिपोर्ट लिखी, उसके साथ उसका पलंदा लगाएं। उसके सामने 2 पेज का 1 पेज का लिखें कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस, ये जो हमने साथ आपको किए हैं, अगर आईएमएफ पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम देता है तो आप इंटरनेशनल लॉ की भी और अमेरिका के कानून की भी और अमेरिका के आइन की और अमेरिका की अपनी हिस्ट्री की और दुनिया के तमाम जो मरवजा प्रिंसिपल्स हैं उसकी आप खिलाफ वर्जी करेंगे। क्योंकि ये वो मुल्क है जिसने अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर नारा मारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। वो लास्ट टाइम मैच गलती होगी तो बहुत लोगों ने मेरी क्लास ली है और फिर मेरे पीछे पीछे और लोगों ने बड़ी गलती की। नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन जो था वो बेसिक नारा था जिससे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बरतानिया के बादशाह किंग जेम्स वॉट उसके खिलाफ जो है वो शुरू होती है। उसका बुनियादी मकसद था कि अगर हमारी टैक्सेशन माइयर्स के अंदर और एक हुकूमत के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर आप हम पे टैक्स भी नहीं लगा सकते और हमें हमें इसकी पूरी कंसल्टेशन का हमें हिस्सा होना चाहिए। और ये चूंकि बरतानिया की पार्लियामेंट में अमेरिकन कॉलोनाइजर जो है और अमेरिकन जो लोग हैं इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम इसको नहीं मानते। तो इसी तरह की सिचुएशन है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और अगर आईएमएफ ऐसा पैसा देती है एक हुकूमत को जो इलीगल है, गैर कानूनी है, जो पाकिस्तान के लोगों ने जिसको सिलेक्ट नहीं किया, तो ये फिर आईएमएफ बुनियादी तौर पे एक बड़ा टिरनी का काम करती है। वो जो जेम्स ऑटिस मेरे ख्याल उसका नाम था, जिस बंदे ने नारा मारा था कि उसका नारा एग्जैक्टली ये था कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टिरनी। ये एक्चुअल नारा है जो बाद में बदल के बन गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप पाकिस्तान को मजीद बिलियंस और $6 बिलियन जैसे कि सागडार कह रहे हैं आप इस हुकूमत को देते हैं जिसकी कानूनी इखलाकी हैसियत कोई नहीं है, तो आप जुल्म करते हैं। बिकॉज ये पैसे इन्होंने अपने तो ये पैसे आप इनको तो पाकिस्तान के लोगों को दे रहे हैं, ये पैसे इन्होंने तो नहीं आपको वापस करने। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के खून पसीने से, उनकी जेबों से, उनके मेहनताना चोरी करके उस पर टैक्स लगाना है इन्होंने। इन्होंने फिर बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, तेल की कीमतें बढ़ानी है, लोगों के ऊपर तरह तरह के टैक्सेस लगाने हैं, लैंड टैक्सेस लगाने, फिर ये पैसा छीन के इन्होंने वापस देना है दुनिया को। तो ये तो एक खुल्लम खुला जुल्म है कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी कोई कानूनी इखलाकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, जिसके बारे में दुनिया के तमाम ज़राए अबलाग लिख चुके हैं कि ये एक रिग्ड आई है और ये हुकूमत जो है वो स्क्रूटनी करा नहीं रही है। फॉर्म 45 अवेलेबल है, 90% से ज़्यादा फॉर्म 45, जैसे कि इमरान खान ने खत में लिखा है कि आप सिर्फ 30% फॉर्म 45 इनिशली 2 हफ्ते के अंदर वो चेकिंग हो सकती है। खत तो उन्होंने लिख दिया है क्रिस्टीना जॉर्जीवा को, जो कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इस पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा होना चाहिए, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि भाई आप जब तक इस इलेक्शन की स्क्रूटनी नहीं होती, जब तक सारे फॉर्म 45 जो कि 8 फरवरी को इशू किए गए थे, जब तक वो अकाउंट फॉर नहीं होते, वो काउंट नहीं हो जाते, आईएमएफ को पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम नहीं देना चाहिए। जो मुजाहिरीन हैं और तकरीरें करने वाले उनको कहना चाहिए कि हम आईएमएफ और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, हम इसकी सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम की जरूरत है। आईएमएफ इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपने कोई रेवोल्यूशनरी बन के भी वहां नहीं दिखाना, आपने सिस्टम का जो बेसिक सेंस है उसके अंदर ऑपरेट करना है। आपको कोई ये ना कह सके कि आप जो हैं रेडिकल्स हैं, आप आईएमएफ को, ये ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। तो आपने आपने बड़े मुनासिब तरीके से जाके अगर आप कर सकें इसको ऑर्गेनाइज, तो इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होगा। बिकॉज आईएमएफ की टीम पहले ही बड़ी कंफ्यूज है। अगर एक ऐसा मुजाहरा भी हो जाए तो उनकी कंफ्यूजन में और उनकी जो हेजिटेशन है उसमें इजाफा होगा और इसहाक डार साहब को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और व्हाइट हाउस में भी जो स्टेटमेंट देते हैं इनको भी टेंशन आएगी, इनको भी शर्म आएगी, इनके पास भी पहले से खत आ रहे। एक होगी चीज। अब खाली यही नहीं है चीज, एक और भी चीज देखिए। 3-4 किस्म के एकेडमिक या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके अगर खत भी आईएमएफ के मिशन पे, जो आईएमएफ का वाशिंगटन में मिशन है और उनका जो यही जो खास करके वाशिंगटन कमीशन पे हर खत की कॉपी वाशिंगटन कमीशन में जाए और एक उनके एमडी जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है उनके पास उसकी कॉपी जाए। देखिए, जब वो प्रोफेसर्स और एकेडमिक्स जो हार्वर्ड में, कोलंबिया में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, अगर उनके खत आईएमएफ के पास आए, एक एक पेज का खत आए कि भाई पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसकी रिप्रेजेंटेटिव नेचर खासी सस्पेक्ट है और आईएमएफ को बहुत एहतियात से इसको देखने की जरूरत है, और जब तक इस इलेक्शन के बारे में एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए और इसके फॉर्म 45 और इसके रिजल्ट वेरीफाई ना हो जाए, आईएमएफ को पाकिस्तान को अगला प्रोग्राम नहीं देना चाहिए। अदरवाइज आईएमएफ विल बी नेगेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द इंटरनेशनल लॉ। अगर कुछ अमेरिकन प्रोफेसर्स के, बरतानवी प्रोफेसर्स के यूरोप से, और ये आपकी लॉबिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह के मैं कहता हूँ 10 भी खत आ गए तो आईएमएफ का सारा ईमान मतजलजल हो जाएगा। वो परेशान हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। और फिर इसहाक डार साहब की जो पूरी चालाकियां हैं वो खासी, उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मैथ्यू मिलर भी मेरा ख्याल है जो है ये, इनकी भी जिंदगी खासी मुश्किल में पड़ जाएगी। ये हो गई दो चीज। अच्छा, किस किस्म के एकेडमिक्स होंगे? इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी से जिनका ताल्लुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं जैसे जेफरी सैक्स हैं या और बहुत से इस तरह के लोग हैं,
इसी तरह से वो लोग जो पब्लिक पॉलिसी से जिनका ताल्लुक है वो एकेडमिक्स भी हो सकते हैं। फिर ऐसे एकेडमिक्स जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल लॉ से है, उनका खत भी बहुत मैटर करता है। ऐसे प्रोफेसर्स एकेडमिक्स जिनका ताल्लुक ह्यूमन राइट के लॉ से है, या ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट हैं उनका भी इसमें मैटर करता है। इसी तरह से अगर कांग्रेसमैन लिखें, वो ट्वीट करें इस हवाले से, वो खत लिखें या ट्वीट ही कर दें, तो वो भी इसमें हेल्पफुल हो सकती है चीज़। और फिर वो प्रोफेसर्स और एकेडमिक्स जिनका साउथ एशिया की हिस्ट्री पे जिनकी ग्रिप है, जो साउथ एशियन हिस्ट्री को डील करते हैं, वो भी यहाँ पे उनकी आवाज़ जो है वो मैटर करेगी। तो ये चंद सजेशंस हैं जिस उस मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी में, ताकि इसहाक डार साहब की और शहबाज शरीफ साहब की आने वाली हुकूमत जो है उसकी मुश्किलात में हम इजाफा करें, ताकि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तमाम जो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी है उसका मकसद लठ लेके किसी को मारना नहीं है, मकसद है अल्टीमेटली किसी को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लेकर आना। चूंकि वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा जबर कर रहे हैं, अभी जैसे प्रोटेस्ट है, यू नेवर नो कि आज के दिन में कितनी मारपीट करेंगे, कितना जबर करेंगे, कितना लाठी चार्ज करेंगे, कितनी आंसू गैस करेंगे, कितने नए नए लोगों के खिलाफ केसेस कर लेंगे। जिस किस्म का जबर इन्होंने पाकिस्तान में किया है, ये इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत के अंदर पीएमएलएन, पीपीपी और मौलाना के लोगों के ऊपर मुजाहरे करने के ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं थी। दी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर सख्ती की गई थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, टीएलपी, बिकॉज उसके उसका एजेंडा बड़ा रेडिकल होता था। वो कहते थे कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालना है, फ्रेंच एम्बेसी तक पहुंचना है, तो उनके ऊपर या फलां चीज़ नहीं करनी हुकूमत की। लेकिन पीएमएलएन, पीपीपी और बहुत सी और जमातों ने रैलीज भी निकाली, जलसे भी किए, लॉन्ग मार्च करके भी आए, उनके ऊपर कभी भी कोई कदगन नहीं थी, उनके लोगों के ऊपर केसेस नहीं बने, कुछ भी। और झूठ तो हजार किस्म के हैं इस वक्त। हाँ, जो कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है, ये 1977-79 का जो टाइम पीरियड है और अर्ली 80s का जो टाइम पीरियड है जनरल जियाउल हक का, उसके पहले जो 2-3 साल थे जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, तब इस किस्म का सीन जो है वो पाकिस्तान में देखने में आता था। तो ये एक मतलब चंद सजेशंस हैं इस पूरी सिचुएशन के हवाले से जो भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक और सिचुएशन पे आ जाता हूँ, और उसका ताल्लुक है प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, वीलॉगर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब इमरान रियाज खान साहब से। इमरान रियाज खान का, जैसे मैंने कहा था कि मुझे बहुत उम्मीद है कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने जो केस बनाया है, ये बिल्कुल फजूल और वाहियात किस्म का केस है। और इनको चूंकि जुडिशल पे भेज दिया अदालत ने, तो इनको जमानत अदालत अगली पेशी पे दे दी। और वही हुआ कि अदालत ने उनको 5 दिन के बाद उनको जमानत जो है वो दे दी, और उनको बेल पे रिहा करने का हुक्म दिया अदालत। लेकिन इससे पहले एक एंटी टेरर कोर्ट जो है वहीं पंजाब में, लाहौर में, उसके सामने केस प्रेजेंट किया गया। वंस अगेन बहुत ही फजूल केस है कि इमरान खान जो है, इमरान रियाज खान जो है, उन्होंने मार्च 2023 में इमरान खान के घर के बाहर, जो रेजिडेंस इमरान खान की थी जमान पार्क में, वहां पर इमरान रियाज जो है वो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, और उन्होंने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ फेंका। और जाहिर है कि इमरान रियाज वहां पे मौजूद थे एज ए जर्नलिस्ट, उसको कवर करने के लिए गए थे, और इससे ज्यादा वाहियात किस्म का इल्जाम नहीं हो सकता एक प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर के ऊपर। और उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन थी, पुलिस थी, उसने 15 दिन का फिजिकल रिमांड जो है मांगा। और जज साहब ने उनको, मैं नहीं हैरान हूं कि जज साहब ने 5 दिन का फिजिकल रिमांड क्यों दिया। जज साहब जो है, जाहिर है कि जज साहब के ऊपर प्रेशर था, वरना इस किस्म के वाहियात बेतुके सर पैर नहीं है जिसके इसका एक जर्नलिस्ट के खिलाफ, वो भी इतना बड़ा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, मतलब ये सेंस बनती ही नहीं है दुनिया में। कब आपने सुना है कि या तो किसी के पास बड़ी एविडेंस हो, कोई फोटोग्राफिक एविडेंस हो, किसी के पास वीडियोज ऐसी हो कि एक जर्नलिस्ट जो है वो पेट्रोल बम फेंक रहा है, और फिर आप कभी सोच सकते हैं कि इमरान रियाज के कैलिबर का और उसकी स्टैंडिंग का बंदा वहां पे पेट्रोल बम फेंक रहा है। मैं जज साहब के लिए कह रहा हूँ, जरा मैं और आप तो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जज साहब की जो अक्ल है वो गोडे गिड्डों में गई हुई थी, उधर हकीकत गोडे गिड्डों में नहीं गई हुई थी। जज साहब के ऊपर इधर प्रेशर था, और अंडर प्रेशर उन्होंने 5 दिन का एक फिजिकल रिमांड जो है वो इमरान रियाज का दे दिया, जो बहुत ही एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, अब उस जगह पे ये सारी की सारी जो सिचुएशन, मैंने पहले भी इस पे कमेंट किया था कि मुझे वैसे लग बहुत अजीब रही है, क्योंकि ये केसेस बहुत ही चे किस्म के केसेस हैं, इनमें बिल्कुल जान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ये ट्रेलर जो है वो रन किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है यहाँ पर, भाई साहब या भाई लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं? इमरान रियाज ने दूसरी दफा 5 दिन पहले भी जब उनको सहाफियों से बात करने का मौका मिला था, तो उन्होंने कहा कि एक खातून के ईमा पे ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी भी उन्होंने कहा कि एक खातून के ईमा पे ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने खातून का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी लोग ये समझते हैं कि उनका इशारा अब नई जो चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की, मरियम नवाज की तरफ उनका इशारा है। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है, बिकॉज मरियम नवाज जो है इस स्टेज के ऊपर, या तो मरियम नवाज को बिल्कुल ही रेबिड मैड वाइल्ड है कि अभी चीफ मिनिस्टर बनी है इस स्टेज के ऊपर, तो मरियम नवाज चाहेंगी कि वो कम से कम कंट्रोवर्शियल हो, उन्हें गुडविल हासिल हो। वो क्यों चाहेंगी कि इमरान रियाज की तरह का इंतहाई जो एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है उसको अदालतों में घसीटा जाए और सभी लोग ये समझें कि ये मरियम नवाज जो है वो करवा रही है? तो मुझे ये लगता है कि ये भाई लोग जो हैं वो, इमरान रियाज कम अज कम कन्विंस हैं कि ये मरियम नवाज करवा रही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मरियम नवाज के, अनलेस कि मरियम नवाज बहुत रिवेंजफुल हैं,
और मैं इतना ज़्यादा उनकी साइकोलॉजी से वाकिफ नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन अनलेस कि हम ये अस्यूम करें कि मरियम नवाज बिल्कुल ही पागल हो चुकी हैं गुस्से में, मुझे ये मरियम नवाज से ज़्यादा भाई लोगों की कोई हिकमत अमली इसमें मुझे नज़र आती है। और ये कुछ करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तो मरियम नवाज जुमा 8 दिन नहीं हुए इस चीज़ को, लिटरली 2-3 दिन 48 घंटे हुए हैं। तो अभी इस स्टेज पे वो ये सब कुछ करते हुए थोड़ा सा मुश्किल है बिलीव करना कि वो कर रही हो भी सकता है। पाकिस्तान में हर चीज़ अजीबो गरीब है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे कोई नॉर्मल लॉजिक तो अप्लाई नहीं होती पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन फिर भी ये बात जो है वो अजीब लगती है। बहरहाल इमरान रियाज जो है वो कन्विंस है कि मरियम नवाज ही जो है वो ये सब कुछ करवा रही है। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सीज के दरम्यान में शेर अफजल मरवत साहब ने एक अजीबोगरीब किस्म का ट्वीट किया, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। ये रिलीज इमरान रियाज की हद तक तो बिल्कुल सही है। शेर अफजल खान मरवत ने लिखा है कि इमरान रियाज खान इज इन माई ओपिनियन द बिगेस्ट लीडर इन पाकिस्तान आफ्टर द ग्रेट इमरान खान। इसके नीचे जो डिबेट है वो आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों ने इसमें बड़ी परेशानी का ऑलरेडी इजहार किया। मैं भी अपनी परेशानी इसमें ऐड कर देता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ इमरान रियाज खान, वो तो अपनी एक सच्ची स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मरवत साहब कुछ कुछ दिनों के बाद मरवत भाई अजीब अजीब किस्म की चीज़ें करते हैं, जो कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मेजर आदिल राजा या हैदर मेहदी जो हैं वो तो बहुत उनको शक की निगाह से देखते हैं, बहुत सख्त जुबान उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत से लोग करते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता। मुझे ये लगता है कि मरवत साहब को बात समझ नहीं आती कि उनको क्या चीज़ कहनी चाहिए या उनको क्या चीज़ नहीं कहनी चाहिए। ये बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का ट्वीट है। खास करके इसके अंदर जो लफ्ज है ना, आफ्टर द ग्रेट इमरान खान, आफ्टर द ग्रेट इमरान खान, मुझे नहीं समझ आ रही। यहाँ ये ट्वीट होना चाहिए था कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान का सबसे मौसर, सबसे ताकतवर, सबसे सिंसियर, सबसे सच्चा जर्नलिस्ट है। उसने पाकिस्तान के लोगों की खातर, जमहूरियत की खातर, असूल पे वो खड़ा हुआ है, और उसको रिलीज करना चाहिए। लंबा चौड़ा इस किस्म का ट्वीट होना चाहिए। ये कहना कि ही इज द बिगेस्ट लीडर इन पाकिस्तान आफ्टर द ग्रेट इमरान खान की बात मुझे कुछ बहुत अजीब लगती है। और मुझे परेशान कौन लगती है ये बात कि ये क्यों ये कहा जा रहा है कि आफ्टर दी ग्रेट इमरान खान। ये इसमें मुझे समझ नहीं आ रही। इससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और शेर अफजल मरवत खान साहब को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए और उनको अपनी इस पोजीशन से पीछे हटना चाहिए। ये वैसे भी कोई दिस काइंड ऑफ ट्वीट डज नो फेवर टू समवन लाइक इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान पाकिस्तान का सबसे इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट है, व्लॉगर है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान रियाज खान ऑल्सो हैड द राइट टू क्रिटिसाइज इमरान खान। इमरान खान को मेरे सामने भी, मैंने पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें इमरान खान को खाने को पड़ गया था कि, और इमरान खान को इतनी पोलाइटली से कह रहे थे। तो मेरे सामने की बात है, 2018 की 19 की ये बात है कि इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर इमरान रियाज खान को कहता था कि इमरान मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, मैं लेट मी एक्सप्लेन। नहीं, आपने ये कहा था, आपने ये किया। तो जर्नलिस्ट का यही रोल होता है। मतलब आई एम प्राउड ऑफ हिम, अदर विल बी प्राउड ऑफ हिम। जर्नलिस्ट का काम है कि वो हुकूमतों को क्रिटिसाइज करे, वो इसे कहते हैं हक के लिए आवाज उठाए, वो फैक्ट्स को रिपोर्ट करे। और गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट हो, जब वो देखे कि कोई चीज गलत हो रही है, वो उसको क्रिटिसाइज कर सके, उसको एसेस कर सके। उसमें इमरान रियाज का एक बड़ा अनपैरेलल रोल है। देयर इज मच लाइफ, इज वेरी यंग, उसका आगे बड़ा रोल है। वो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फिगर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। ये जो उसको एक पॉलिटिकल रोल में डालने की कोशिश की जा रही है शेर अफजल मरवत खान की तरफ से या कुछ और लोगों की तरफ से, इस पे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। और शेर अफजल मरवत खान साहब को अपनी इस पोजीशन को थोड़ा सा उनको रिवाइज करना चाहिए। और जब आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ में उमर सरफराज चीमा जो बेचारे जेल में मुसलसल बैठे हैं, वो उनको किस खाते में आप डालते हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा किस खाते में चली गई? अपना मुराद सईद साहब जो हैं वो कहाँ चले गए? अली मोहम्मद खान साहब कहाँ चले गए? खुद शेर अफजल मरवत साहब को भी लोग लीडर के तौर पे देखते हैं। अमीन गंडापुर जो हैं, जो अभी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के। तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, और पहली तो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभती है, बात मुझे तकलीफ दे लगती है जब कोई कहता है कि आफ्टर इमरान खान, ठीक है, वो भी पॉलिटिक्स की शक्ल में, पॉलिटिकल लीडर नहीं। इमरान रियाज इज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। अल्लाह इमरान रियाज को और ज्यादा कामयाबी दे, उसका और रुतबा हो, उसका और नाम हो, उसकी और ज्यादा स्किल हो, और ज्यादा लोग उसको देखें। लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना उसको खराब करें पॉलिटिकल लीडर बना के। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 5 दिन के बाद जब इमरान रियाज बाहर निकलेगा तो वो खुद कंडेम करेगा कि ये शेर अफजल मरवत भाई जो हैं, ये पता नहीं क्या क्या छोड़ रहे हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं। इमरान रियाज हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। इमरान रियाज खान इज अ जर्नलिस्ट, इज अ टेलीविजन एंकर। जब हालात ठीक होंगे वो अपना पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर टीवी प्रोग्राम करेगा। दुनिया उसमें इंटरेस्टेड होगी कि उसकी क्या ओपिनियन है। और जब इमरान खान की हुकूमत कभी होगी इंशाल्लाह, तो इमरान रियाज आगे आगे होगा उसकी गलत पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए। ये है एक जर्नलिस्ट का रोल। तो मरवत साहब बड़ी जाती कर रहे हैं। ये क्यों मरवत साहब जाती कर रहे हैं? मेरी उनसे ये अपील है कि वो लोगों को कंफ्यूज ना करें और लोगों को स्प्लिट ना करें। मतलब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, देखें कैसी प्रोटेस्ट वगैरह होती है। थैंक्स।